हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज आमिर क्लासेस। मैं हूं सीए फैज आमिर। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल चाहिए होता है, ट्रबल एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, और इसके आने से बहुत सारी चर्चा इस टॉपिक पर स्टार्ट हो जाती है। तो क्या है पिरामिड और क्या है ट्रबल, आज हम ये देख लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये है मिस्र का पिरामिड। इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये वाले पिरामिड की बात कर रहे हैं जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को दर्शाता है। देखिए, अपर क्लास जो होती है वो हमेशा कम लोग होते हैं, उसके बाद मिडिल क्लास होती है, और उसके बाद लास्ट में होती है हमारी लोअर क्लास। और यही लोअर क्लास जो है ये हमारी जीडीपी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है जैसा कि हमें बताया जा रहा है, तो फिर इस जो सेक्टर है, इस सेक्टर में तो इनकम का फ्लो ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर इनकम ज़्यादा होना चाहिए और इनकी तरफ से जो लोन का रीपेमेंट होता है वो ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मसला ये आ रहा है कि ये जो सेक्टर है, यहां से लोन का रीपेमेंट और इंटरेस्ट का रीपेमेंट हो नहीं पा रहे। तो उसका क्या रीजन है, उससे पहले हम जीडीपी पर एक नजर डालते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हमारी जो जीडीपी थी वो थी 7.1%, बहुत अच्छी है। 2023-24 जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गुजरा है वो उसमें हमारी जीडीपी की ग्रोथ और ज्यादा बढ़ी और हो गई 8.2%। ये ग्रोथ रेट बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत ही बेहतर है। और जो अभी जो करंट ईयर चल रहा है 24-25 का फाइनेंशियल ईयर, इसके जो फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया उसमें भी 7.2% ग्रोथ रेट है, विच इज वेरी गुड। लेकिन अगर इतनी ही अच्छी ग्रोथ रेट है तो फिर जो लोअर क्लास है उनके पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्यों वो लोग क्रेडिट वापस नहीं कर पा रहे हैं। और इस ग्रोथ रेट होने के बाद भी जो हमारा कंज्यूमर सेल है उसकी जो ग्रोथ रेट है उस हिसाब से नहीं हो रही है जितनी होना चाहिए। ग्रोथ रेट तो है लेकिन उस हिसाब से नहीं है। तो इसका क्या रीजन है, इसी के ऊपर कुछ लोगों की तरफ से अलग अलग बातें सामने आई हैं, वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। पहले हम दोबारा अपने इस पिरामिड पर आ जाते हैं। हम अपर क्लास को देखते हैं। ये लोग बैंक से लोन लेते हैं 1000 करोड़ में। ये इन लोगों को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से कोई लेना देना नहीं होता, ये लोग डायरेक्ट बड़ी बैंक से लोन ले लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा मिडिल सेक्टर, मिडिल क्लास के लोग। ये लोग आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा हाउसिंग लोन लेते हैं। इनकी फिक्स्ड सैलरी होती है, इनका एक वेल सेटल्ड बिजनेस होता है, ये लोग आसानी के साथ ईएमआई पे कर देते हैं। इसलिए इन दो सेक्टर्स में लोन के जो डिफॉल्ट्स अब होने लगे हैं वो बहुत कम होने लगे हैं। आप अपर का सेक्टर छोड़ दीजिए, जो दरमियान का जो सेक्टर है मिडिल क्लास, उसमें तो कम से कम जो डिफॉल्ट्स होते हैं और जो रीपेमेंट का जो मसला है वो नहीं होता है, वो बहुत ही फ्लुएंसी में सब मामला चलते रहते हैं यहाँ पर। लेकिन उसी के साथ साथ हम एक बात और ध्यान देना चाहिए कि ये जो बैंक्स हैं ये लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड बैंक्स हैं, और इनका एनपीए है वो 10-12 साल पहले जहां 10 और 12% हुआ करता था वो आ चुका है 2.8% के ऊपर। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में फिलहाल चल रहे हैं। लेकिन बात आती है कि जो लोअर क्लास है वो फिर क्यों इतना अनऑर्गेनाइज्ड हो चुका है और वो लोग लोन लेने के लिए कहां जाते हैं। देखिए, जो एकदम लोअर क्लास के लोग होते हैं उन्हें आमतौर पर लोन लगता है कुछ 50,000 का, 1 लाख का, 2 से 5 लाख के, इतनी कुछ रेंजेस में लोन उन लोग को लगते हैं। और उसके अगेंस्ट में कोलैटरल सिक्योरिटी उतनी होती नहीं होती, वो एक अलग बात है। जब ये लोग बैंक्स में जाते हैं तो शेड्यूल्स बैंक इतना ज्यादा इनको इंटरटेन नहीं करते बनिस्बत माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के। हम अगर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ये लोग बहुत ही जल्दी लोन को प्रोसेस करके इन तक लोन पहुंचा देते हैं। हम बहुत सारे ऐप्स भी देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स भी देखते हैं, जो लोन प्रोवाइड करने के लिए ऐसा लगता है बैठे हुए हैं ये लोग, बगैर कोलैटरल सिक्योरिटी के और बगैर बहुत ज्यादा छानबीन किए हुए ये लोग लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो क्या रीजन है इसका, तो उससे लिए हमें बैक में पीछे में जाना पड़ेगा 2022 में, जब आरबीआई ने इस सेक्टर को डी रेगुलाइज्ड कर दिया था। 2022 में आरबीआई ने इस स्मॉल फाइनेंस सेक्टर को डी रेगुलेट कर दिया, जिसकी वजह से 3 बड़े इंपैक्ट पड़े। पहला ये हुआ कि जो एक कैप लगाए रखा था आरबीआई ने कि आप इंटरेस्ट रेट 5 या 6% जो कुछ भी था उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, इस कैप को हटा दिया गया। अब ये जो थे छोटे मोटे जो क्रेडिट प्रोवाइडर्स,
ये आज़ाद हो गए और इस वजह से इन्होंने अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करना शुरू कर दिया। वो रेट 5% से लेकर बढ़ता हुआ 12%, 18%, 24% तक का चला गया। एक उसका इंपैक्ट ये पड़ा। सेकंड ये हुआ कि पहले एक शख्स 3 से ज़्यादा लोन नहीं ले सकता था, अब इस पाबंदी को भी हटा दिया गया, जिसकी वजह से अब कोई भी शख्स उठे सुठे लोन लेने लग गया। उसका पहले से 3 लोन है, 5 लोन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर एमएफआई जो है वो लोन देने के लिए रेडी बैठी है, क्योंकि उसको उस पर इंटरेस्ट मिलना है, वो लोन प्रोवाइड करिए। एक बूम आ गया इस सेक्टर में। हर एमएफआई ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन देने के लिए कोशिश करने लगी। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐड और बहुत सारे एप्स वगैरह भी निकाल लिए गए कि बस लोन कैसे भी दे दिया जाए और इंटरेस्ट उनसे चार्ज किया जाए। ये सब 2022 के बाद से शुरू होता है। उसके अलावा आरबीआई ने एक पाबंदी ये लगाई कि देखिए जो ईएमआई है वो आप उतना 50% चार्ज करोगे। किसका 50%? जितनी उसकी मंथली इनकम है। मंथली इनकम सपोज कीजिए 30,000 है तो आपने 15,000 से ज्यादा ईएमआई चार्ज नहीं करना है। बस ये एक छोटा सा उसके ऊपर लगाया गया पाबंदी, बाकी सब आजाद हो गए। इसकी वजह से बेशुमार लोन बांटे गए और ये जो सिचुएशन थी वही आगे जो 2008 में अमेरिका में आई हुई थी हाउसिंग लोन के मामले में, कि हर कोई लोन लेकर बैठ गया और रीपेमेंट का कुछ समाधान नहीं बचा। तो उसका जो रिसेशन आया था 2008 में वो हमारे सामने है और वही सिचुएशन हमारे लोअर क्लास में भी आ चुकी है। अब इससे काफी डिस्टर्ब होते हुए आरबीआई ने पहले तो क्या किया कि गाइडलाइन में जारी की कि भाई कोलैटरल सिक्योरिटी लेना जरूरी है, कोलैटरल सिक्योरिटी के बाद ही लोन प्रोवाइड करें, और 4 एमएफआई को पेनलाइज किया गया इस जुर्म में कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया था। देखिए एक तरफ जो इंटरेस्ट का कैप था वो आरबीआई हटाती है और उसके बाद ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने वालों पर पेनल्टी लगा देती है। उन्होंने 26% इंटरेस्ट चार्ज कर लिया था तो उन पर पेनल्टी लगा दी गई। खैर उसका नतीजा हमें कुछ बुरा देखने मिला। जैसे हम यहाँ पर कुछ कंपनीज की बात करते हैं। स्पंदना स्फूर्ति नाम की एक कंपनी थी। इसका फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो प्रॉफिट था 468 करोड़ रुपये इसका प्रॉफिट था, जो कि इस साल के सेकंड क्वार्टर में 204 करोड़ लॉस में बदल गया। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण नाम की एक कंपनी का Q2 का जो रिजल्ट आता है वो प्रॉफिट डायरेक्ट हाफ हो जाता है। और इक्विटास नाम की एक कंपनी जो है काफी फेमस कंपनी है, उसका Q2 का जब रिजल्ट आता है तो 90% डिक्लाइन इन प्रॉफिट। ये सिचुएशन सामने आती है। इस सारे सिनेरियो के दरमियान में फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम जी ने उनकी अपनी एक राय पेश की कि देखिए अगर हम जीडीपी को कंपेयर करते हैं क्रेडिट ग्रोथ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कॉमन गुड्स कंजम्पशन और एक्सपोर्ट वगैरह से, तो ऐसा लगता है कि हमारी जीडीपी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। वो एक्चुअल में इतनी है नहीं जितनी बताया जा रहा है। ये उनकी एक अपनी जाती राय हो सकती है, सही भी गलत भी हमें नहीं पता। लेकिन और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो लोग कहते हैं कि जी नहीं, जो लास्ट ईयर था वो एल नीनो इफेक्ट वाला साल था। मतलब बारिश, क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा असर था। कहीं बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं बारिश बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल ग्रोथ जो थी वो भी 4% से डिक्लाइन होकर 1.8% पे आ गई। और जो फूड ग्रेन्स वगैरह की जो पैदावार थी, अनाज की पैदावार, वो भी ड्रास्टिक उसमें भी डिक्लाइन नज़र आया है। ये रीज़न है कि जो लोअर क्लास के जो लोग हैं उनके पास पैसों की थोड़ी सी कमी हो गई है और इस रीज़न से वो लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल ये दोनों की अपनी अपनी राय है। एक बात हमें ये समझ आती है कि जब जान पर बन जाए तभी लोन लें, उसके अलावा लोन लेने से एतराज़ करना चाहिए हर हाल में। और आईफोन वगैरह लेने के लिए और रॉयल इनफील्ड लेने के लिए तो लोन लेना बेवकूफ़ी है। जब आपके पास इतना पैसा है तब आप अपने पैसों से लें, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शो ऑफ करके कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया।